चलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज से अपने को स्टार्ट करना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो अभी एक एक करके अपन देखेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड उसका यूज क्या है। ओके, नाउ पहले देखेंगे वर्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। अभी आप बताइए व्हाट इज मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, है ना? आप आपका डे मैनेज करते हैं ना? यस, वी मैनेज अवर वर्क शेड्यूल, वी मैनेज अवर स्टडी शेड्यूल, है ना? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट शायद आपने पढ़ा रहेगा ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं। इट्स अ एक्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। क्या नहीं पढ़ा आपने? मैनेजमेंट पहले कभी नहीं हुआ? बीकॉम में हुआ रहेगा शायद। एनीवेज, सो मैनेजमेंट का मतलब क्या है? गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। यू आर अ लीडर एंड यू आर टू गेट इट डन थ्रू अदर्स, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। हम बोलते हैं ना ऑफिस मैनेज कर रहे हैं, मतलब क्या है? मैं ऑफिस सुबह मैनेज करता हूँ, मतलब क्या है? स्टाफ को काम असाइन करता हूँ एंड आई गेट इट डन। सो मैनेजमेंट का मतलब है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना है और उसको कंप्लीट करके लेना है। दैट इज कॉल्ड एज अ मैनेजमेंट। ना अपन बात, ये था जनरल मीनिंग। अभी बात करेंगे अपन फिनेंशियल मैनेजमेंट। फिनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है, अच्छा फिनांस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, अच्छा फिनांस का मतलब क्या है? एक मिनट, अपन पहले देखते हैं यहाँ पे। पहले अपन बात करेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ फिनांस। तो बताइए व्हाट इज मीनिंग ऑफ फिनांस? फाइनेंस का मतलब क्या है? फॉरगेट अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पहले वर्ड देखेंगे फाइनेंस। बोलो व्हाट इज मीनिंग ऑफ फाइनेंस आपके हिसाब से? हम बोलते हैं ना इतना पैसा चाहिए, मतलब क्या? आपको ट्रिप पर जाना, इतना पैसा चाहिए, इतना फंड्स चाहिए, मतलब क्या? फाइनेंस का मतलब क्या है? अभी अपने को आंसर देना बिजनेस के हिसाब से। अमाउंट रिक्वायर्ड टू रन बिजनेस, है ना? फाइनेंस का मतलब है कि कितना अमाउंट चाहिए हमको बिजनेस रन करने के लिए, उसको बोलते हैं फिनांस। नाउ अभी आपने को ध्यान में रखना है, अपने को पढ़ना है फिनेंशियल मैनेजमेंट। तो जितने भी फंड्स ऑर्गेनाइजेशन में आता है उसका अपने को मैनेज करना है। अभी मैनेज क्यों करना है? रीजन नंबर वन, अगर अपने फंड्स बराबर मैनेज नहीं किया तो फंड का शॉर्टेज हो सकता है, या फिर कभी कभी अगर सही तरह से मैनेज नहीं किया तो ऐसा भी हो सकता है कि अपन ने एक्स्ट्रा पैसा रेज किया। तो इफ यू रेज एक्स्ट्रा मनी, व्हाट विल हैपन? एक्स्ट्रा कॉस्ट विल बी देयर। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो रीजन के लिए करना है। एक, अपन जो पैसा ऑर्गेनाइजेशन में लेके आ रहे हैं उसका कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि हर एक पैसे का कॉस्ट होता है। आपने इक्विटी से पैसे लाए तो डिविडेंड इज द कॉस्ट, आपने बैंक से लोन लिया तो इंटरेस्ट इज द कॉस्ट। तो पैसा कहीं से भी लाओ, कोई पैसा फ्री में देगा क्या? नहीं, है ना? एंड खुद का पैसा भी है तो भी देयर इज अ वन मोर कॉस्ट, जिसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सही बोल रहा हूँ कि नहीं मैं? मतलब आपके पास खुद का 100 करोड़ रुपया है, यू डोंट नीड एनी आउटसाइड मनी। आप बोलेंगे सर हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट जरूरत है क्या? जरूरत है, क्योंकि अभी आपने जहाँ पे 100 करोड़ रखा है आप वहाँ से निकल के यहाँ पे लगाने वाले हो। सो लेट से आपने बैंक में रखा है एफडी करके 8% से, तो यू आर लूजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग दैट 8%। सही है कि नहीं? तो इसलिए ये मैनेज करना मतलब क्या है कि दोनों चीज़ें करना है, कि आप जहाँ से पैसा ला लेके आ रहे हो उसका कॉस्ट एकदम मिनिमम होना चाहिए। सेकंड, जहाँ पे हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वहाँ पे रिटर्न्स ज़्यादा होने चाहिए। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट, ये मेरा प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो फिनेंशियल मैनेजमेंट में अपने को क्या क्या करना है? सबसे अच्छा पहले जो था ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, है ना? अब ये है मॉडर्न मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल में फाइनेंस मैनेजर को खाली छोटा मोटा काम, मतलब इतना इंपॉर्टेंस नहीं था फिनेंस को, खाली फंड रेज करना था, मतलब नॉर्मल फंड रेज करना मैनेज करना उतना था। अभी स्कोप बढ़ गया है, क्योंकि कंपटीशन की वजह से हर एक बिजनेस पे प्रेशर आ चुका है, मार्जिन आर अंडर प्रेशर, हर एक बिजनेस के लिए चैलेंज हो चुका है। तो मिनिमम कॉस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो फिनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए वो है अमाउंट रिक्वायर्ड, कि आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो यू नीड फंड्स।
तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है, उसके लिए कहाँ पे इन्वेस्ट करना है ये पता होना चाहिए. दिस इज द डिसीजन टेकन बाय टॉप मैनेजमेंट कि कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए. बट एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल यू कैन हेल्प देम बाय अप्लाइंग टेक्निक कॉल्ड एज अ कैपिटल बजटिंग, जो हम पढ़ने वाले हैं. तो कैपिटल बजटिंग टेक्निक यहाँ पे यूज होता है और उससे डिसाइड होता है कि अगर आपके पास 100 करोड़ है तो उसमें से कौन से प्रोजेक्ट में अपन ने जाना चाहिए. अगेन पर्पज इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. ये पूरा सब्जेक्ट अपन जितना भी पढ़ेंगे ना तो उसका मेन एम है वही है कि प्रॉफिट क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट. एंड वो गलत कुछ भी नहीं है. सो पहले आपको देखना है कि अमाउंट कितना रिक्वायर्ड है. तो ये किसके ऊपर डिपेंड है बोलो, आप कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हो. सेकंड आपको पता होना चाहिए सोर्सेस. सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में जो जो वर्ड लिख रहा हूँ ना ये आपको आगे चैप्टर से अपने सिलेबस में, मतलब मैं आपको एक सिंपल में सिलेबस ही बता रहा हूँ जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है. तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मतलब क्या कि मैं कहाँ कहाँ से पैसा रेज कर सकता हूँ ये मेरे को पता होना ज़रूरी है. ओके देन खाली सोर्सेज पता होने चाहिए या उसका बोरिंग कॉस्ट भी मिनिमम होना चाहिए. हाँ, सो मिनिमम बोरिंग कॉस्ट, उसका कॉस्ट भी क्या होना चाहिए मिनिमम. चलो अपना बोरिंग कॉस्ट भी नहीं हो गया, पैसा हम कंपनी में लेके आ गए, लेके आने के बाद सही तरह से यूज़ करना भी ज़रूरी है कि नहीं. जैसे आपका पॉकेट मनी जो आता है 1 तारीख को जो भी आता रहेगा, आपने अगर सही तरह से यूज़ नहीं किया तो क्या होगा, जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ पे आपने खर्च नहीं किया एंड जहाँ पे कम करना चाहते वहाँ पे ज़्यादा कर दिया, है ना. मतलब एक्स्ट्रा भी खर्च हो सकता है या कम भी खर्च हो सकता है. सो नेक्स्ट जो स्टेप है वो है एलोकेशन. जो भी फंड्स आप लेके आए बिजनेस को उसको एलोकेट करना है. एलोकेशन ऑफ फंड्स. एलोकेशन का मतलब कि आपने जब 100 करोड़ का प्लान किया था कि मेरे को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 100 करोड़ रुपए चाहिए, 100 करोड़ चाहिए मतलब आपने सोचा रहेगा ना इतना पैसा प्लांट एंड मशीनरी में, इतना बिल्डिंग में, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ तो ब्रेकअप रहेगा कि नहीं. आप जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अपन को कुछ ब्रेकअप होता है कि नहीं, कि 25 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो कहाँ कहाँ पे होगा, ये ब्रेकअप होता है कि नहीं होता है. घर पे शादी है, 15 लाख का खर्चा है, तो 15 लाख में लिखा है ना कहाँ पे कितना खर्च होगा. तो आपके पास 15 लाख रुपया है तो उसको खाली पैसा खड़ा करके इम्पोर्टेंस नहीं है, वही सही जगह पे यूज करना भी क्या है इम्पोर्टेंट है. मेरे एक फाइनेंस के सर थे जो हमको मेरे को एमबीए में पढ़ाते थे. तो वो कहते थे कि ऐसा जरूरी नहीं कि जो बंदा बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है वो ज़्यादा पैसे वेल्थ क्रिएट कर पाए. सेविंग कितना ज़्यादा होता है वो इम्पोर्टेंट है. तो जितना आपका सेविंग होगा ज़्यादा उतना आपका क्या होगा, आपका रिटर्न्स बढ़ेंगे और आपका पैसे ज़्यादा होगा, ऐसा है. तो उन्होंने कहा था कि आपको सेव ज़्यादा करना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं कि भिखारी टाइप रहो, है ना, मतलब खुद का डिग्निटी मेंटेन करना है. वैसे भी नहीं रहना कि एकदम पैसे बचाने के लिए कुछ भी करना है, मतलब वैसे नहीं है. बट अननेसरी पैसे खर्च नहीं करना, ऐसा एक उनका थॉट था. एनीवेज एलोकेशन ऑफ फंड्स. एलोकेशन का मतलब क्या है कि अपन ने जिस पर्पस के लिए पैसा लाया था उस पर्पस में यूज हो रहा है कि नहीं चेक करें. उसके बाद लास्ट क्या है इवेल्युएशन. लास्ट क्या है इवेल्युएशन ऑफ रिजल्ट, कि अपन ने जितना पैसा डाला था उतना रिटर्न्स आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो ये जो मैंने टिप्स बताया ना गाइस ये है अपना फिनेंशियल मैनेजमेंट. एंड ये बहुत सिंपल है क्योंकि आप भी डे टू लाइफ में करते हो, करते कि नहीं बताओ. अमाउंट रिक्वायर्ड आपका पॉकेट मनी की कितना पैसा चाहिए, फिर कहाँ से पैसा आएगा. सपोज इस बार 2,000 रुपये चोरी हो गए मेरी तरफ से, डैड को बता नहीं सकते तो सोर्स ढूंढना पड़ेगा कौन 2,000 बोरो करके देगा, है ना. फिर बोरिंग कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए. फिर एलोकेशन ऑफ फंड वो 10,000 सही जगह पे यूज करने चाहिए. एंड एट द एंड ऑफ द मंथ हिसाब देना पड़ेगा आपको कि कितना पैसा लाया था, कहाँ कहाँ पे खर्च हुआ, कितना बैलेंस है. तो ये सब है इवेल्यूशन. तो ये सभी स्टेप जब कंप्लीट होते हैं तो उसको बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अपन टेक्निकल स्केल पे उसको पढ़ने वाला है बट आपको ओवरऑल आइडिया दे दिया. एंड ये जितना भी आपको दिख रहा है ना 1 2 3 ये सब टॉपिक्स है जो मैं आपको एक एक करके पढ़ाने वाला हूँ. ठीक है, तो इतना बस आप अभी लिख के लो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. ऑनलाइन आप भी लिख लो एंड बाद में डन बोल देना.
लिख लो फटाफट। सो व्हाट इज फाइनेंस? अमाउंट रिक्वायर्ड टू रन द बिजनेस। एंड मैनेजमेंट का मतलब है इट्स एक्ट ऑफ getting things done through others. What is management? Is act of getting things done through others. ऑनलाइन डन बोल देना होने के बाद। बहुत आसान है और पहला चैप्टर थ्योरी के क्वेश्चंस आते ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख दिया? आगे बढ़ू मैं? कंफर्म? ओके, तुम दोनों को हो गया? जल्दी लिखो आराम से। हो गया ना? चलो आइए अभी थोड़ा पढ़ते हैं अपन। ये बेसिक था, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज स्टडी अबाउट द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। हाँ, अभी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन क्यों करना है बताओ? इफेक्टिव यूटिलाइजेशन क्यों करना है? बेसिकली इसका पर्पस क्या है? ये जो प्रोसेस, ये एक स्पेशलाइज आदमी रखा गया टू मैनेज द फाइनेंस। पर्पस क्या है? हर एक ऑर्गेनाइजेशन का सी फंड्स के ऊपर मैनेज करना है। फंड का कॉस्ट बढ़ गया तो क्या होगा? या लॉस या प्रॉफिट कम होगा, या गलत तरह से यूज हो तो प्रॉफिट कम होगा। हाँ, तो बेसिक पर्पस इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? ये दो बेसिक ऑब्जेक्टिव है। फर्म का वैल्यू बढ़ाना है, ओनर का भी वैल्यू बढ़ाना है। वैल्यू इन द सेंस मतलब ओनर का मतलब अपने को ओनर को बेचना नहीं है। आप बोलेंगे ओनर का वैल्यू बढ़ाना मतलब क्या है? ओनर मतलब शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के शेयर्स में, तो शेयर्स का वैल्यू बढ़ाना है। ओनर मतलब शेयर होल्डर, आप सब लोग जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट किया है। एंड वैल्यू ऑफ फर्म मतलब ये मेरा गुडविल बढ़ाना है। यहाँ पे मेरे कंपनी का वैल्यू, सी जिस कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा उसका वैल्यूएशन ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? है ना? लॉजिकली अगर आप किसी कंपनी को खरीद रहे हैं, एक कंपनी का प्रॉफिट साल का 10,000 करोड़ है, एक कंपनी का प्रॉफिट साल का 2,000 करोड़ है, तो जिसका प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं? तो नेचुरली प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो वैल्यू क्या होगा? कंपनी का बढ़ने वाला है। तो ये दोनों अपने को, ये है उसका पर्पस। चलो अभी देखते हैं पहला वर्ड, मीनिंग ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस इज कॉल्ड एज अ लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस। बताओ, इमेजिन करो, आपको एक चैलेंज देता हूं कि अगले एक नेक्स्ट वीक 1 रुपया नहीं लेके घूमना है। 1 रुपया नहीं जेब में। विल एबल टू कम और सर्वाइव? क्या नहीं पॉसिबल? चलेगा? हाँ, नहीं उस पर ही नहीं करना मैडम, वो मैं चेक करके मेरे अकाउंट में जमा करके लूंगा, बाद में दे दूंगा वापस 1 वीक के बाद। एनीवेज, तो लाइफ ब्लड की बोला गया क्योंकि पैसा नहीं रहेगा तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। सी हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन छोड़ो, पर्सनल लाइफ में पैसा बहुत मायने रखता है। लोग ऐसे बोलते हैं कि पैसे से कुछ नहीं होता है। पैसे से बहुत सारी चीज़ें होती है, बट पैसे को देवता मान के खाली पैसे के पीछे नहीं भागना है। मतलब दोनों का बैलेंस रखना आना जरूरी है। वर्क एंड लाइफ बैलेंस बोलते हैं ना। हाँ, नहीं तो ओनली मनी मनी, सिर्फ मनी का एंड नहीं। तुम 24 घंटे काम करोगे ना, मेरे पास इतना काम है ना आज, मतलब आप 5 लोग भी आ गए ना एक साथ तो और 3 महीने में आपको काम दे सकता हूँ। 12 घंटा रोज काम करेगा आदमी, मतलब डेली 60 घंटे का मेरे पास काम है ऑफिस में। मैंने नोट डाउन करके रखा है, डायरी आज मेरे पास नहीं है, मतलब आज आते समय फोटो है मेरे पास। आई शो द लिस्ट ऑफ वर्क, इतना काम मैंने पेंडिंग रखा है। आपको जाते समय मेरे को याद करना दिखाता हूँ। 16 काम पेंडिंग है जिसको करने के लिए 2 महीने लगेंगे। तो वर्क कभी खत्म होने वाला नहीं है, उसको धीरे 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 मैनेज करना है।
तो फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर एनी टाइप ऑफ बिजनेस. अच्छा, तो फाइनेंस बिजनेस के लिए जरूरी है, क्यों? इमेजिन करो, अगर पैसा नहीं रहेगा तो सोचो क्या होगा, बताओ. लेट्स टॉक अबाउट पर्सनल लाइफ. पैसा नहीं रहेगा तो क्या होगा? इमेजिन द सिचुएशन. यह शॉर्टफॉल है, नहीं रहेगा मतलब शॉर्टफॉल है, मतलब बहुत प्रॉब्लम में चल रहे हैं अपन. हर एक जगह पे कॉम्प्रोमाइज होगा कि नहीं होगा? हर एक जगह पे कॉम्प्रोमाइज होगा, करेक्ट ना? हर इधर जाना है तो प्रॉब्लम, ये करना है तो प्रॉब्लम, बट आपको नहीं होगा. इफ यू कंप्लीट दिस कोर्स कंफर्टेबली, मतलब जितना जल्दी करोगे, ये जो कोर्स कंप्लीट करते दे विल नेवर हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम. हाँ, अभी आपने बोला कि मेरे को डायरेक्ट 5 करोड़ का गाड़ी लेना है, सबके बेच बाट, मतलब तो फिर मुश्किल काम है. बट नॉर्मली यस, एंड वो भी आप ले सकते हैं, बट सी इट रिक्वायर्ड एफर्ट्स, है ना? मेरे ड्रीम यहाँ पे है, मतलब एफर्ट्स यहाँ पे, ड्रीम यहाँ पे, वो नहीं होगा. या तो ड्रीम को नीचे लाना पड़ेगा, तो एफर्ट्स को, दोनों ऐसा होगा तो कैसे होगा? तो फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर एनी टाइप ऑफ बिजनेस. तो बताइए ना, अपन बात कर रहे थे कि फाइनेंस की जरूरत क्या, बताओ. फाइनेंस नहीं रहेगा तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ यू डोंट हैव फंड्स? एज अ बिजनेस में सोचना. चलो, नो बिजनेस मतलब थोड़ा स्पेसिफिक बताओ ना. हाँ, इमेजिन करो आपका बिजनेस है एंड आपके पास पैसे नहीं है, तो क्या होगा आपके साथ? करेक्ट. उसने कहा कि हम लोगों के पैसे टाइमली नहीं पाएंगे, फिर वर्कर काम करेंगे क्या आपके साथ? नहीं, वो आपको छोड़ के निकल जाएंगे. बराबर है ना? उसका घर कैसे चलेगा? अगर आपने उसको पैसे नहीं है तो वो बेचारा परेशान हो जाएगा, तो उसका घर कैसे चलेगा? तो दूसरी जगह पे जॉब ढूंढेगा, तब तक आपका टिका रहेगा वो. दूसरा, जो वेंडर्स है आपको मटेरियल ले देंगे, मटेरियल देंगे तो प्रोडक्शन कैसे होगा? वो नहीं होगा तो सेल्स नहीं होगा, पूरा आपका ऑपरेटिंग साइकिल रुक जाएगा. बिना पैसे के कुछ नहीं होता है, करेक्ट ना? बट एक ही बोलना है भगवान को कि पैसे के साथ लक्ष्मी एंड सरस्वती दोनों साथ में चाहिए. अपन सरस्वती पूजा क्यों करते पता है ना आपको? पैसा कुछ काम का नहीं है, टेरेस का भी बहुत पैसा है. लक्ष्मी सरस्वती है क्या? माइनस सरस्वती है, दिमाग ही नहीं है ना उसको. वो कहाँ पे यूज करता है? वो कहाँ पे यूज करता है? बॉम्ब बनाने में यूज करता है कि नहीं? हाँ. तो पैसा कमाना है, बट उसमें साथ क्या चाहिए? दिमाग भी चाहिए. हाँ, सरस्वती चाहिए. मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई तुम दोनों का प्रे करो, खाली लक्ष्मी माता का प्रे मत करना, उससे इंपॉर्टेंट है सरस्वती माता. और तुमने सही जगह पैसा यूज किया, वो बढ़ने वाला है. लॉजिकल है ना? बट अपने अगर वो सरस्वती माता नहीं रहेगा, पहला जॉब मिला, कल एक स्टूडेंट का मैसेज आया, उसको स्टार्टिंग पैकेज 9 लाख का मिला, है ना? तो मैं उसको जस्ट बोला कि नाउ व्हाट यू गोइंग टू डू विद दिस मनी? बोला सर आई वांट योर परमिशन. मेरे को बोला भाई मेरा परमिशन क्यों? तेरा पैसा है ना? नहीं, बोला सर आई वांट टू बाय MG हेक्टर, है ना? हाँ. बोला भाई तेरा डिग्री वापस लेना चाहिए, है ना? डेप्रिसिबल एसेट में कभी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, एप्रिसिबल इन्वेस्ट करो. बोला भाई तू 25 लाख के अगर फ्लैट लेता तो आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी एज ए फाइनेंस पर्सन. अब ये तेरा पर्सनल चॉइस है, मैं कैसे बोल सकता हूँ? तेरा पैसा है, बट मतलब बोला तू पहले इंश्योरेंस तेरा सब प्रॉपर सिस्टम प्लानिंग करो. तू पढ़ा लिखा है ना? बोला भी तेरे में जो नहीं पढ़ा उसमें फर्क कुछ नहीं दिख रहा, मतलब मेरे को डायरेक्ट गाड़ी निकलने चला, डायरेक्ट 25 लाख की गाड़ी. ये प्रॉब्लम है, सरस्वती मिसिंग है. मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको. लक्ष्मी है, व्हाट इज मिसिंग? तो मैं सबको बोलता हूँ भाई तुम दोनों का प्रे कर, दोनों जरूरी है. लक्ष्मी कम रहेगा तो चलेगा, विद सरस्वती यू विल बिल्ड लक्ष्मी. बट इफ डोंट हैव सरस्वती ओनली मनी, फिर वो उनते ना से अंगठी पहन के 10-10 लोग, उनके पास भी है क्या? इधर भी नहीं, इधर भी, दोनों खाली है, तीनों खाली, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं है. उसके नीचे कुछ जगह तो पता नहीं, नहीं इधर भी नहीं ना, इधर ना ऐसा पहन के घूमते हैं. ठीक है, दैट इज ओके, बट उसका क्या होगा? मतलब वो दिखाना क्या चाहते हैं? मतलब नहीं, उसका होगा क्या? मतलब मैं आउट ऑफ व्हाट नेक्स्ट? ओके गोल्ड मैन, नेक्स्ट व्हाट? कुछ भी नहीं. हाँ, पब्लिसिटी. अच्छा पब्लिसिटी ठीक है, बट मैं होता तो वो, मैं अगर होता तो वो बैंक में रखता 5 करोड़ रुपया, उसमें बैच लेता हुआ एंजॉय करता. मतलब ठीक है, अभी हर एक का चॉइस है, कैसा अपन किसी को बोल नहीं सकते. बट मैं तो सबको बोलता हूँ कि पैसे संभल के यूज करना. खर्च करने में 1 मिनट लगते हैं, लोन फटाफट मिलते हैं. ये लोग लोन देने के लिए बैठते, तुम गाड़ी भी सब लो. मैं बोला भाई तू 5 करोड़ गाड़ी लो, उसको प्रॉब्लम नहीं, बस तुम्हारा प्रायोरिटी सेट करो. घर लो, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट,
तुम्हारा फैमिली सेव करो, फिर जो करना है वो करो। पहला जॉब को ऑफर लेटर नहीं आया तो एक खर्चे की रेडी ईएमआई, ये होपलेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं, है ना। एनीवेज, सो तो पैसा नहीं रहेगा तो बिजनेस का मतलब प्रॉफिट ही कम हो जाएगा, एंड प्रॉफिट कम होगा तो फिर मोटिव खत्म हो जाएगा। शेयर होल्डर, प्रॉफिट कम होगा तो शेयर होल्डर को रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, वो कंपनी छोड़ देंगे, बैंक लोन नहीं देगा, क्रेडिटर माल सप्लाई नहीं करेंगे, एम्प्लॉय काम नहीं करेंगे, मतलब ओवरऑल आपका बिजनेस क्या होगा, खत्म ही हो जाएगा। इसलिए फाइनेंस, इसलिए बोला लाइफ ब्लड है। अपने बड़े से ब्लड निकाल के लिया तो, और उसमें मेयोनीज भर दिया तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एरिया ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, हार्मोनाइजिंग इंडिविजुअल मोटिव्स एंड एंटरप्राइज गोल। देखो एरिया ऑफ डिसीजन मेकिंग बोलो, ये डिसीजन लेने के नहीं, सब बोलो। ये जो अपन लिखा ये क्या था बताओ, डिसीजन थे कि नहीं। फिर हार्मोनाइजिंग इंडिविजुअल मोटिव्स एंड फाइनेंशियल गोल्स, मतलब क्या सर, इंडिविजुअल मोटिव्स का मतलब है मैं शेयर होल्डर हूँ, मेरा मोटिव क्या है, मेरे को पैसा कमाना है, मैंने कंपनी के शेयर्स लिए, तो एज ए मैनेजमेंट यू हैव टू सेटिस्फाई मी ऑल्सो, प्लस आपका जो ऑब्जेक्टिव है टू मेक मनी, दोनों करना है। मतलब ये देने का पॉइंट सपोज क्या है, आपकी कंपनी, आप बहुत पैसा कमा रहे हो, बट यू आर नॉट गिविंग मी डिविडेंड एंड नॉट गिविंग मार्केट अप्रिसिएशन ऑल्सो, देन आई क्विट द, मतलब मैं शेयर बेच दूंगा। तो खाली कंपनी को पैसा भी नहीं कमाना है, किसको खुश रखना है, शेयर होल्डर को खुश रखना है। शेयर होल्डर को आप दो तरह से खुश रख सकते हैं, एक या तो डिविडेंड देंगे, नहीं तो मार्केट अप्रिसिएशन, दोनों नहीं दिया तो कंपनी छोड़ के निकल जाएगा। समझ गए, इंडिविजुअल मोटिव का मतलब क्या है, किसके है वो, शेयर होल्डर्स के है। नाउ व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस, इट इज दैट बिजनेस एक्टिविटी विच कंसर्न विद द एक्विजिशन एंड कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल फंड, एक्विजिशन एंड कंजर्वेशन कैपिटल फंड फॉर मीटिंग वेरियस, अपन ने पढ़ा ना, एक्विजिशन मतलब कहाँ से लेके आना है, कैसे लेके आना है, कंजर्वेशन मतलब उसको यूज कैसे करना है। डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें आपको जो पसंद है वो आप पढ़ सकते हैं। प्रोफेसर ग्लॉस एंड बेकर, बिजनेस फाइनेंस इज कंसिडर्ड द सोर्स ऑफ फंड्स अवेलेबल टू एंटरप्राइज ऑफ ऑल साइजेस एंड प्रॉपर यूज ऑफ मनी और क्रेडिट ऑब्टेन फ्रॉम सच सोर्सेस। E.W. वॉकर, business finance is to planning, coordinating, controlling, implementing of financial activity of a business institution। तो इसमें से कोई भी पढ़ के रखना, कभी कभी छापना पड़ता है एक आधा डेफिनेशन। चलो ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखो क्या क्या इंक्लूड है, देखो अपन जो लिखा वही चेक है। रेजिंग फंड्स एट अ मिनिमम कॉस्ट, देन एफिशिएंट अलोकेशन ऑफ फंड्स टू ब्रिंग मैक्सिमम रिटर्न्स, रेजिंग फंड एट अ मिनिमम कॉस्ट एंड टू ब्रिंग मैक्सिमम रिटर्न। तो ये थोड़ा ये हो गया, डबल हो गया ना, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव है कि पैसा रेज करना है एट अ मिनिमम कॉस्ट, एंड उसके बाद उसको सही तरह से यूज करना है, दोनों जरूरी है ना। सी मैंने पैसा सही तरह से बोरो किया एट मिनिमम रेट, लेकिन मैंने यूज नहीं किया तो रिटर्न्स आएंगे क्या, नहीं आएंगे। तो दोनों जरूरी है, पैसा लेके आना भी जरूरी है और उसको सही तरह से इन्वेस्ट करना भी जरूरी है। ये IMP मार्क करो, ये एग्जाम में हर बार आता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हर एक बिजनेस दो पर्पस के लिए सर्व होता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, विटामिन M, M मतलब मनी, सबसे पावरफुल विटामिन है। हॉर्लिक्स के जो है वो कुछ नहीं है, एक बार विटामिन M मिल गया तो आदमी जिस स्पीड से भागता है, ही डजंट नीड विटामिन A B C D E, ऑल आर सेकेंडरी, वो डॉक्टर से वो पहले है, ठीक है। और मेरे हिसाब से विटामिन M सबसे पावरफुल है, और आप सही रास्ते पे जा रहे हो, फटाफट कोर्स कंप्लीट करो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। चलो, तो पहला ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंसर्न विद द इंपॉर्टेंट गोल इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। अच्छा, व्हाट इज, हाउ यू डिफाइन प्रॉफिट, चलो बताओ, हाउ यू डिफाइन प्रॉफिट। बोलिए, आप प्रॉफिट डिफाइन कैसे करते हैं। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप बिजनेस क्यों करते हैं, प्रॉफिट के लिए ना। तो प्रॉफिट का मतलब क्या है, सेल्स माइनस एक्सपेंस। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना मतलब क्या है, दो ऑप्शन है, या तो तुम सेल्स को ग्रो करो या कॉस्ट को क्या करो, कम करो। इसलिए बोरिंग सबसे दाम में होना चाहिए, बोरिंग कॉस्ट कम रहेगा तो इंटरेस्ट कम लगेगा, तो खर्चा क्या होगा। तो दो ही तरह से प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, या तो तुम तुम्हारा सेल्स ऊपर लेके जाओ या फिर कॉस्ट कम करो। एंड कॉस्ट कम करने के लिए नाउ इज यूज द टेक्नोलॉजी।
जितना भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, क्यों हो रहा है बताओ? कॉस्ट कम करने के लिए। अब देखना हर जगह पे टेक्नोलॉजी हो रहा है कि नहीं, पेपरलेस वर्क, सब जगह पे ऑनलाइन ऑनलाइन। क्यों? वाई पीपल आर बाइंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स? 50% कॉस्ट है। वाई पीपल आर बाइंग लाइव वर्चुअल लेक्चर्स? कॉस्ट कम है। बट ये क्यों पॉसिबल हुआ? टेक्नोलॉजी। वाई वी आर एबल टू ऑफर 3 प्रोडक्ट्स? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जिस स्टूडेंट को जो लेना है वो ले सकता है। तो कॉस्ट कम करना है तो यू नीड टेक्नोलॉजी। एनीवन सेल्स बढ़ाने के लिए भी यू नीड टेक्नोलॉजी। एप्पल क्या करता है? नए नए फोन में फीचर्स लेके आता है। एंड वाई पीपल आर बाइंग एप्पल्स फोन? फीचर्स और क्वालिटी है। कभी डिस्काउंट होना है एप्पल का? बहुत रेयरली, मतलब मैंने तो नहीं देखा। एप्पल डिस्काउंट देता है क्या? नहीं, रेयर है ना। क्या होता है? नहीं, खाली वो नया मॉडल लॉन्च किया तो पुराने मॉडल का प्राइस कम कर देते। डिस्काउंट एप्पल का ऐसा कुछ नहीं था। शोरूम वाला दे देगा 2-5 हज़ार जो भी है, बट एप्पल कंपनी नेवर गिव्स डिस्काउंट। इवन सोनी भी नहीं देती। देखो जितना मेरा अभ्यास है, मैंने कभी सोनी का क्वालिटी बहुत बढ़िया रहता है। मैंने कभी देखा नहीं सोनी का ऑफर फ्लैट 20% ऑफ वगैरह। दे बिलीव प्योरली इन क्वालिटी। एनीवेज, ओके, इट इंश्योर दैट फर्म यूटिलाइज अवेलेबल रिसोर्सेज मोस्ट efficiently under competitive market. But in recent year, under the changed corporate environment, profit maximization is regarded as an unrealistic, difficult, inappropriate and socially not much preferred goal for the business organization. तो एज अ बिजनेसमैन मेरा एम तो वही है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। बट अभी जो इंडस्ट्री की डिमांड है, ओनली अगर आप फिनेंस सेंट्रिक रहोगे, मैंने आपको परसों एक वर्ड कहा था कि अगर कोई बिजनेस ग्रो करना है तो यू नीड मोर इमोशनल इंटेलिजेंस। आईक्यू ज़्यादा होने से आप एग्जाम फास्ट क्लियर हो जाओगे, रैंक भी लेके आओगे, बट सक्सेसफुल अगर आपको बनना है तो यू नीड टू हैव हायर इको क्वोशंट। मतलब वो जितना ज़्यादा रहेगा आप फास्ट ग्रो होगे, क्योंकि इको से रिलेशन बिल्ड होते हैं। एंड एक बार रिलेशन बिल्ड हो गए फिर आदमी बाकी चीज़ नहीं सोचता है। जैसे क्लाइंट, मेरे जो क्लाइंट है जो मेरे साथ 10-10 साल से, क्यों मेरे साथ हूँ? बस उनका हमारा एक बार ट्यूनिंग बराबर हो गया, फिर मेरे से रेट 10 लोग कम भी दे सकते हैं, बट शिफ्ट होते हैं क्या? जैसे डॉक्टर अपना होता है कि नहीं, अपना फैमिली डॉक्टर चेंज करते हैं क्या? क्यों नहीं करते? हाँ, बस वही है, हमको एक भरोसे कि अब कुछ गड़बड़ नहीं होगा हमारे साथ, झोल नहीं होगा। एनीवेज, सो देखो अभी क्या है, अभी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अनरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट बोला है। मतलब पहले मेरा मोटिव प्रॉफिट था, बट अभी चेंज हो गया है, क्योंकि नाउ पीपल आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू सोशल एक्टिविटी ऑल्सो, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। करेक्ट ना? जैसे आपके पास अगर नोटबुक रहेगा क्लासमेट का, है क्या किसी के पास? है क्या? क्लासमेट का ही है? बैक साइड पे आऊँ, वहाँ पे येलो कलर का एक बॉक्स है क्या? प्राइस का किधर? हाँ हाँ, तो वहाँ पे लिखा है देखो कि अब अगर 4 नोटबुक हमसे लेते हैं तो इसमें से 1 रुपये हम किसी को डोनेट करते हैं। देखो येलो उसके बुक में देखो लिखा रहेगा, देखो, इफ यू बाय 4 नोटबुक विल डोनेट 1 रुपी टू गवर्नमेंट स्कूल। तो मैं क्या सोचता हूँ, मेरे को कोई ना कोई बुक खरीदना ही है ना, तो ये बुक लूंगा तो मेरा भी इनडायरेक्ट डोनेशन होगा कि नहीं होगा? सेल्स बढ़ गया कि नहीं, बोलो? बस ये क्या है, वाई इट इज, मैंने बहुत सारे नोटबुक यूज किए, मेरे को क्लासमेट ही क्यों याद है? इमोशनल कनेक्शन है। हाँ, वे देते नहीं देते ऐसा उतना चीटिंग नहीं करते, कभी देते वो वैसा इतना नहीं करते। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सो अच्छा, अपन आते हैं अनरियलिस्टिक क्यों सर? क्योंकि प्रॉफिट का मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, या फिर हाउ मच, ये डिफाइन नहीं कर सकते। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि कितना आपको प्रॉफिट कमाना है, आप बोलेंगे ऐसा कैसे आ सकते ना, 10 का 20 हुआ तो चलेगा क्या? चलेगा ना। 30 चलेगा, 60 चलेगा, 80% प्रॉफिट, 200 क्या नहीं चाहिए ऊपर, 250 चलेगा, 300, बस वही है। तो वही बोला है अनलिस्ट क्यों है, क्योंकि इसमें उसका वॉल्यूम, मतलब अमाउंट कितना डिफाइन करना मुश्किल है, या लॉन्ग टर्म चाहिए शॉर्ट टर्म, डिफिकल्ट, इनएप्रोप्रिएट। मैंने बताया सोशली नॉट प्रिफर्ड, जो मैंने एग्जांपल दिया कि पीपल देखते कि जैसे काफी ऐसी कंपनी जैसे सोशली कुछ भी नहीं करती ना, पीपल आर ऑल आर अवेयर, व्हाई पीपल आर अटैच टू टाटा ब्रांड। रिलायंस का बिजनेस उससे बड़ा है, अदानी ग्रुप उससे बड़ा है, बट लास्ट ईयर इंडिया में सर्वे होता मोस्ट पावरफुल इंडस्ट्रियल ब्रांड
इज टाटा मोटर्स ड्यू टू मिस्टर रतन टाटा। गूगल पे सर्च करना ना। क्यों? 50% पैसा वो चैरिटी को करते हैं। अगर वो खुश कर रखते तो आज वो उससे ऊपर होते हैं। 50% पैसा किसको? चैरिटी करते हैं। तो पीपल हैव गुड इमेज अबाउट द मिस्टर रतन टाटा। यानी खाली गुड इमेज नहीं है। मैं आपको एक रियल एग्जांपल दूंगा। मैं 4 साल पहले गोवा गया था। गोवा में उनका ताज करके होटल है ना, 2 है। तो वहाँ पे होटल में मैं जहाँ पे रह रहा था ना, आई वॉज टॉकिंग टू स्वीपर वगैरह थे ना जो रूम करके रहते हैं, मैं ऐसे जस्ट बात कर रहा था। वो इतने अच्छे थे, मतलब मैं बोला भाई तुम, मतलब मैं उनको बात की क्यूरियोसिटी से कि आप कैसे यहाँ पे रहते हैं, क्या है आपको, कैसे चलता है। बोले सर वी आर वेरी हैप्पी। हम यहाँ पे 4 दिन काम करते, 3 दिन हमको सर ने छुट्टी दिया, रतन टाटा ने। प्लस हमको खाना वगैरह यही से होता है, हमारा इंश्योरेंस घर भी सब एकदम अच्छा रहता है बोले। और वो खुद आके हमको पूछते, एक भी मैनेजर नहीं था कि आपको कुछ मेरे इधर कुछ प्रॉब्लम है क्या अभी भी। एंड दैट्स व्हाई वी आर कनेक्ट टू मिस्टर रतन टाटा सर। तो बाकी लोगों को ज्यादा सैलरी भी देंगे तो हम नहीं जाएंगे। मैं क्या बोला, कुछ समझ में आ गया? EQ, मैं आपको वही बोल रहा हूँ। पैसे उनसे आते देने के लिए बैठे लोग, JW मेरिट उससे ज्यादा देगा। तो वहां ताज इज ताज टुडे, मिस्टर रतन टाटा ब्रांड्स। तो वही दिया कि सोशली ये प्रिफर्ड नहीं है। पीपल डोंट लाइक रिलायंस एंड अदानी ग्रुप बिकॉज दे थिंक दे हैव डन लॉट ऑफ मैनिपुलेशन and they have grown up to that stage, and that's true also to a certain extent. but टाटा मोटर्स बहुत क्लीन कंपनी है। उनके ऊपर ऐसे गलत काम, उल्टे सुल्टे काम, ये किया, ऐसा कुछ नहीं आता है। उनका पॉलिसी बहुत क्लिस्टर क्लियर है। कस्टमर के साथ चीटिंग वगैरह नहीं होता है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लोगों को डर है कि कहाँ से कहाँ स्कीम निकाल देंगे, इधर का इधर का। सो पीपल हैव फियर इन माइंड। सो ये है, इसलिए जो कंपनीज खाली प्रॉफिट मैक्सिमम करती है, लोग उन पे भी नहीं जाते। लोगों को दोनों चाहिए, सोशल आपका ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी देखते हैं। The goal of profit maximization overlooks the interest of parties other than shareholder, therefore criticize and consider unrealistic, inappropriate. प्रॉफिट में खाली 2 ही लोगों का फायदा होता है, ओनर्स का। बाकी लोग क्या, कस्टमर है, गवर्नमेंट है, उसके लिए क्या, वो भी देखना जरूरी है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्रिटिसाइज ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स। पहला वेग कंसेप्ट है, मतलब क्या है, मतलब प्रॉफिट अपने को लॉन्ग टर्म चाहिए या शॉर्ट टर्म, वी डोंट नो। अच्छा, व्हाट इज लॉन्ग टर्म, डिफिकल्ट टू डिफाइन। व्हाट इज शॉर्ट टर्म, डिफिकल्ट टू डिफाइन। जो प्रोजेक्ट 30 साल चलने वाला है उसके लिए 6 साल भी शॉर्ट टर्म है। जो प्रोजेक्ट 10 साल का है उसके लिए 3 ईयर शॉर्ट टर्म है। तो हम बोलते हैं मेरे को लॉन्ग टर्म में 20% रिटर्न चाहिए, मतलब क्या, व्हाट इज लॉन्ग टर्म फॉर यू। आप जब इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, इन्वेस्टर पूछता है कि आपको कितने रिटर्न चाहिए लॉन्ग टर्म में, आप बोलते हैं 20% चाहिए। एग्जाम्पल, कब, व्हाट इज लॉन्ग टर्म फॉर यू। For him might be 5 years, for you it might be 3 years. तो वेग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि वो क्लैरिटी नहीं है। इग्नोर्स द टाइमिंग। टाइमिंग का मतलब है आपको ये प्रॉफिट फ्यूचर में मिलने वाला है 10 करोड़ रुपया, उसका आज का वैल्यू कम होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जैसे इन्फ्लेशन, जैसे एक सिंपल वर्ड क्या लिखा बताता हूँ, मेरे पास 100 रुपया है, आज जो मेरे को पेट्रोल मिलेगा 100 रुपये में, अगले साल सेम मिलेगा या कम मिलेगा, कम मिलेगा। क्यों? जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा पेट्रोल का रेट बढ़ते जाएंगे, तो मनी विल लूज इट्स वैल्यू। तो जो पैसा आपको आगे लगता है कि मेरे को 15 करोड़ रुपए आने वाला है, बट उस 15 करोड़ का परचेसिंग पावर जो आज का है वो उससे कम हो जाता है। मैं क्या बोला, आपको समझा कि नहीं? उस 15 करोड़ का आज का पावर क्या होगा, कम होगा। आपका लास्ट ईयर जो 100 रुपए थे, आज जो 100 रुपए है, विल एबल टू बाय सेम थिंग्स, नो। कुछ पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, कम होगा, ठीक है। पोहे का रेट नहीं चेंज हुआ है, चाय का रेट चेंज नहीं हुआ है, बट स्टिल एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। देन इट इग्नोर द रिस्क फैक्टर, है ना। रिस्क होता है कि नहीं हर एक बिजनेस में, तो रिस्क फैक्टर इग्नोर होता है। खाली मेरे को 20% प्रॉफिट चाहिए दिखता है, बट उसके लिए रिस्क क्या क्या है, कंपनी डूब भी सकती है, गवर्नमेंट पॉलिसी भी चेंज हो सकती है, कोई बड़ा कॉम्पिटिटर आ सकता है जो मेरा बिजनेस खत्म कर सकता है, हो सकता है कि नहीं। इट मे मेक सच डिसीजन विच मे बी इन लॉन्ग रन प्रूव डिजास्टरस। कुछ गलत डिसीजन अपने से हो जाते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, श्री विजय माल्या ने वो जो एयरलाइन स्टार्ट किया, किंगफिशर एयरलाइंस, वहाँ से उनका पनौती स्टार्ट हो गया, क्योंकि उसके लिए उन्होंने 6-7 हज़ार का लोन ले लिया था। SBI से लिया था 5,000 करोड़ का लोन, एंड वहाँ से एयरलाइन स्टार्ट हुआ, पर उनको जो चाहिए था उस हिसाब से उनको फायदा नहीं हुआ। तो लॉन्ग रन में बहुत बड़ा, देखो काफ़ी आपके रेटे रहेंगे कि उनके बड़े डिसीजन गलत हो गए, एंड देन पूरा फैमिली लाइफ टाइम तक क्या हो गया, सफ़र हो जाता है फिर, है ना, सफर हो जाते। कभी कभार शेयर्स में लॉस हो गया,
मेरा रिलेटिव है, वो शेयर्स में इधर ही है, बहुत अच्छा काम था। वो ये करते, ये F&O खेलते थे। वो खुद ब्रोकर थे और काफ़ी बड़े ब्रोकर थे। F&O में एक दिन उनको इतना लॉस हुआ, 6 करोड़ का लॉस हुआ। खुद का बंगलो बेचा 6 करोड़ में, और अभी भाड़े के घर में रह रहे हैं। अभी जो आदमी खुद के बंगलों में रहा इतना बड़े, उसको अभी आदत नहीं है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बहुत रिस्की रहता है। कभी मैं भी कभी नहीं कर, मेरे को पता सब है, बट आई नेवर इन्वेस्ट। मैं किसी को बोलता भी नहीं करो, आपने से किसी के पैसे गए तो। और मैं खुद भी नहीं करता हूँ, मतलब मेरे को लोग बहुत किसी आप टिप दो, बोला भाई मैं नहीं दूंगा F&O का टिप, मेरे को पता है तो भी नहीं दूंगा बोला। और मैं खुद भी नहीं करता, ऐसे नहीं कि मेरे को पैसे अकेले को कमाना है, मैं ध्यान नहीं देता, मेरे को उसमें जाना ही नहीं है, बहुत रिस्की है। मेरे दूसरे उसका एक दिन में 60 लाख रुपए गया था, ओवर ट्रेडिंग। मैं बोला था भाई मत करो ये F&O का चक्कर। अच्छे चलो खत्म हो गए, तुम फाइनेंस में नहीं हो, मैं फाइनेंस में रोज 100 लोगों से मिलता हूँ, 50 ब्रोकर से मिल चुका हूँ। F&O नहीं कर, मैंने घर उजड़ते देखे F&O की, जैसे बंगलो बेचना पड़ा। अभी लॉन्ग टर्म में खत्म हो गया कि नहीं, अब इतना बंगलो ले पाएंगे क्या वापस? 3 BHK के रेंट पे रह रहे हैं, 6 करोड़ का बंगलो था, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। अच्छा ये इम्पैक्ट टेम्पर रहेगा, लॉन्ग टर्म रहेगा? लॉन्ग टर्म उतना वापस ग्रोथ करना आसान है क्या? नहीं। प्रॉफिट मतलब मोस्टली अपन शॉर्ट टर्म देखते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में रिस्क रहता है ना। एंड लॉन्ग टर्म में क्या रहता है, जैसे मैं आपको देखिए, मेरे को 100 रुपए दो, मैं आपको 3 महीने में 130 रुपए दूंगा, और 10 साल के बाद 250 रुपए दूंगा। आप कह रहे हो सर 130 वाला ओके, 30 तो 30, तुम पे कौन भरोसा करेगा? सिलेबस कंप्लीट नहीं, तो ठीक है, बाद में हम आपके हैं कौन, भाग गए अब तो हम क्या करेंगे? सी, कोई गलत भी नहीं कुछ, क्योंकि जहाँ पे पैसा आता है ना, वहाँ पे प्रॉब्लम आती ही है। और नेचर ऐसा हो गया सब जगह पे, सब पोल्यूटेड हो गया, तो आदमी का एक दूसरे भरोसा नहीं रहा है। कौन कभी टोपी पहना देगा? इन न्यूज़ वाले दिन भर वही दिखा, तो आदमी का माइंड नेगेटिव हो चुका है। इट मे कॉज डिक्रीजिंग द प्राइस, द प्रॉफिट इज द, एंड इससे खाली लगता है कि बस पैसा कमाना एक ही प्रॉफिट है, बाकी एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, ये ये कुछ ऑप्शन है ही नहीं, ऐसा होता है। तो ये ध्यान में रखना, ये एग्जाम में आता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किस पैरामीटर पे क्रिटिसाइज किया जाता है। ओके, तो ये था पहला ऑब्जेक्टिव, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। उसमें क्या क्या चैलेंज मैंने आपको बता दिया। सेकंड है टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ाना है, मतलब क्या बताओ? शेयर की प्राइस बढ़ाना है। शेयर होल्डर का वेल्थ क्या होगा बताओ? आप किसी, आपके पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं शेयर्स में इन्वेस्ट किया रहेगा, व्हेन यू विल बी हैप्पी। बस सिंपल, जब उनकी शेयर की प्राइस, तो शेयर के जो प्राइजेस है वो अगर अपन खुशी से बढ़ा सकते हैं, है ना, विदाउट डूइंग एनी मैनिपुलेशन, तो दैट इज कॉल्ड एज अ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला मैं चैप्टर 2 में आपके साथ शेयर करूंगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू अपन क्या है मैं बताता हूँ, फिर भी नेट प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट टाइम वैल्यू, देखो ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। सी, ये है ईयर 1, ये है 2। मेरा इन्वेस्टमेंट है 1,000 रुपया। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ व्हाट वाज द मॉडल ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मेरे रिटर्न है 9%, तो मेरे को एट द एंड ऑफ ईयर कितना मिलेगा? 109 रुपया मिलेगा। नाउ इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन कि विल यू इन्वेस्ट इन दिस, आप बोलेंगे हाँ ठीक है, फायदा तो हो रहा है। हाँ, अभी 9% कम ज़्यादा दैट इज अ डिफरेंट विषय, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। फ्रॉम प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू विल यू एक्सेप्ट द ऑफर? यस, क्योंकि 100 का कितना हो रहा है? 109 रुपये हो रहा है, मतलब आपके हिसाब से 9 रुपये फायदा हो रहा है। बट ये 9 रुपये का जो परचेसिंग पावर है 109 का, वो 109 होगा या उससे कम होगा? कम होगा ना। मतलब जो आज का 1 रुपया है वो एट द एंड ऑफ द ईयर 90 पैसे होगा। मैं अज्यूम करता हूँ कि 10% इन्फ्लेशन है। आज का 1 रुपये का वैल्यू कितना होगा? 90 पैसे। तो मेरे को जो 109 रुपया मिलेगा उसका आज का वैल्यू मेरे को निकालना पड़ेगा। आज का वैल्यू क्यों निकालना है? क्योंकि मैं पैसे आज डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो डिसीजन आज ही लेना है ना, तो रिटर्न आज ही कंपेयर करना है। तो बताओ कितना होगा फिर? तो 109
सॉरी उल्टा हो गया। हाँ एक मिनट। हाँ 1 रुपये की वैल्यू कितने हो गए? 90 पैसे, मतलब कितना इन्फ्लेशन हुआ? 10% ना। हाँ तो 109 में से अगर मैं 10% माइनस करता हूँ, उसका क्या हो जाएगा? वो आज का वैल्यू हो जाएगा। तो अगर मैं, क्योंकि 10% से इन्फ्लेशन बढ़ा ना, तो ये जो चीज़ आज 100 रुपये मिल रही थी वो मेरे को 110 में मिलेगी। जो चीज़ मेरे को आज 10% इन्फ्लेशन है ना, तो 109 का मैं अगर आज का रेट निकालना है तो मैं 109 को 90% से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 10% डिस्काउंटिंग है। बोलो अभी कितना आ रहा है? करो 109 इंटू 90। ऑनलाइन आप भी बता सकते हैं आंसर। 98.1। अभी बताओ आपने इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? आप 100 रुपये इन्वेस्ट करके आपको मिलेगा 109, बट उसका परचेसिंग पावर जो 99 रुपीज का ही है। तो इफ यू एनालाइज दिस ट्रांजैक्शन, देयर इज अ लॉस। 90 पैसे का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। 90 पैसे का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? नहीं। इसको बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जो वहां पे TVM करके वर्ड है, देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो। अगर अपने ट्रेडिशनल अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूज किया, बोलेंगे ले लो 9 रुपये फायदा हो रहा है, बट फायदा हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि उस 109 रुपये में 19 रुपीज़ की चीज़ आने वाली है, क्योंकि महंगाई 10% से बढ़ गई है। जो चीज़ लास्ट टाइम 99 में थी आज 109 में है, तो मेरे को फायदा हो रहा है या उल्टा 1 रुपये का लॉस हो रहा है? 1 रुपये का लॉस हो रहा है। तो ये जो अपन ने वर्किंग किया ना, इसको बोलते टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो। सो आज का वैल्यू क्यों देखना है? क्योंकि मेरे को इन्वेस्ट आज करना है ना। मेरे को इन्वेस्ट कब करना है? आज। मेरे को थोड़ी बाद में इन्वेस्ट करना है। तो अगर इन्वेस्ट मेरे को आज करना है तो फिर ऑप्शन नहीं रहेगा, तो डिसीजन भी आज ही लेना है। तो जो पैसा फ्यूचर में मिलेगा उसको मैं आज के वैल्यू पे क्या करूंगा? कन्वर्ट करके लेके आऊंगा। तो इसको बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो। ये कैसे करना है मैं आपको सब बताऊंगा, अभी नहीं, सेकेंड चैप्टर में सब बताऊंगा, ठीक है? तो हाउ टू मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर? बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द शेयर। और उसके लिए प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। आपको लिखना तो लिख सकते हैं, मैं 1 मिनट रुकता हूँ, जिनको लिखना लिखो, कोई कंपल्सन नहीं है। हो गया? हो गया ना? इसका न्यूमेरिकल में लेता हूँ सेकंड चैप्टर में, बहुत डिटेल में, बहुत बड़ा चैप्टर है सेकंड, बहुत मस्त चैप्टर है। सो ये अभी फॉर्मूले पे ध्यान मत दो, आपको सब समझ में आएगा। ये डिस्काउंट मतलब इन्फ्लेशन है, ये प्रेजेंट वैल्यू मतलब ये नेट कैश फ्लो टाइम T मतलब अगले साल कितना पैसा मिलेगा, 1 साल 2 साल बाद। एंड टी, समझा फॉर्मूला क्या है? वही है, ठीक है? अभी ध्यान मत दो। नाउ अभी उनका कहना है कि ये ऑब्जेक्टिव ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू प्रॉफिट मैक्सिमेशन। क्यों? देखो, इट इज कंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग ओनर्स इकोनॉमिक वेलफेयर। बोल उनका कहना है कि खाली आप प्रॉफिट में ध्यान मत दो, जब शेयरहोल्डर का वैल्यू बढ़ेगा शेयर्स का, तो ओनर का भी फायदा होगा। ओनर मतलब शेयरहोल्डर का फायदा होगा। इट फोकस ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ, इट टेक्स इनटू अकाउंट द रिस्क। सर रिस्क कहाँ पे कंसिडर हुआ?
इन्फ्लेशन जो है 10% है ना। इन्फ्लेशन जो होता है वो कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। इन्फ्लेशन का फॉर्मूला क्या, आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि हाउ इन्फ्लेशन रेट इज कैलकुलेटेड, इट्स एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रेट प्लस रिस्क। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट इन्फ्लेशन। तो मार्केट में अगर 8% इंटरेस्ट मिल रहा है प्लस रिस्क फैक्टर भी है, सिंपल बताऊं, मेरे को आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है और इन्वेस्ट करने के लिए क्वेश्चन है कि मेरे को मिनिमम कितना रिटर्न चाहिए। मैं बोलूँगा भाई देखो बैंक मेरे को 10% दे रही है, वो तो तुमको देना ही है, प्लस मैं तुम्हारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करूँगा, रिस्क भी है, डूब भी सकता है, उसके रिस्क के लिए मेरे को कुछ चाहिए, मतलब आपके लिए वो। तो मैंने कहा कि मेरे को इंटरेस्ट बैंक 10 दे रही है, रिस्क के लिए 5, मेरे को 15% चाहिए, मतलब आप जो भी पैसा कमाओगे उसमें से 15% मेरे को देना पड़ेगा कि नहीं। हाँ, तो वो इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन का फॉर्मूला है कि इंटरेस्ट प्लस रिस्क इज इक्वल टू इन्फ्लेशन। ठीक है, तो रिस्क का मतलब समझो आपको क्या है, इन्फ्लेशन पार्ट। इट रिकॉग्नाइज द वैल्यू एट अ वैल्यू ऑफ रेगुलर डिविडेंड पेमेंट, इट टेक्स यू अकाउंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इट मेंटेन्स द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, इट सीक्स ग्रोथ इन सेल्स एंड अर्निंग। तो पहला दिया है कि ओनर का इकोनॉमिक वेलफेयर इंप्रूव होगा, इट फोकसेस ऑन लॉन्ग रन विच इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि प्रॉफिट कैन बी शॉर्ट टर्म बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव। रिस्क सभी कंसिडर किए जाते हैं। देन डिविडेंड देना भी क्या है, जरूरी है। मैंने कहा कि आपको शेयरहोल्डर को खुश रखना है तो दोनों में से एक तो करना पड़ेगा, या तो मार्केट वैल्यू अच्छे से बढ़ा दो या तो डिविडेंड दो। दोनों नहीं किया तो फिर वो बोलेगा भाई कंपनी से राम राम। देन व्हाट इज टाइम वैल्यू मनी, मैंने बता दिया कि बोले फ्यूचर मेरे को 30 लाख रुपए आने वाला है, पर उस 30 लाख का आज का वैल्यू क्या है, कम है। और आज ही क्यों देखना है, क्योंकि मैं इन्वेस्ट आज करूंगा तो मेरे को डिसीजन आज लेना है। देन इससे मार्केट वैल्यू शेयर का मेंटेन रहता है एंड इससे कंपनी ग्रोथ चाहती है, इट सीक्स ग्रोथ इन सेल्स एंड अर्निंग। ऑब्वियसली अगर आपको वेल्थ मैक्सिमाइज करना है, शेयरहोल्डर को खुश होना है, तो प्रॉफिट बढ़ाने पड़ेंगे। प्रॉफिट बढ़ाने के 2 तरीके मैंने कहा था, या तो तुम सेल्स बढ़ाओ या तो कॉस्ट कम करो। कंपनी दोनों कोशिश करती है। नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंश्योर्स दैट फर्म यूटिलाइज रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली। जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसको सही तरह से यूज करे। वेल्थ का फॉर्मूला क्या है, वेल्थ का पर्पस क्या है, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ स्टेक होल्डर। ठीक है, एम टू अर्न लार्जर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, एम टू इंप्रूव मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। कॉन्सेप्ट नैरो है, ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे रिस्क फैक्टर इग्नोर होता है, यहाँ पे रिस्क फैक्टर कंसिडर होता है इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन। प्रॉफिट नॉर्मली शॉर्ट टर्म रहता है, ये लॉन्ग टर्म रहता है, एंड लॉन्ग टर्म में फायदा होने की चांसेस ज़्यादा है। क्यों, सी इफ यू पुट मनी इन शेयर मार्केट फॉर 3 मंथ्स एंड सडनली मार्केट में डाउनफॉल आ गया तो आपको वैसे उतना ग्रो नहीं होगा। बट इफ यू पुट इट फॉर 5 years, डाउनफॉल आएगा, वापस बढ़ेगा, वापस बढ़ेगा, वापस कम होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा कम होगा, तो धीरे धीरे आपका प्रॉफिट मेकअप हो जाएगा। तो जब भी आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं मिनिमम पीरियड आपको 3 से 5 साल रखना है, यू विल गेट वेरी गुड रिटर्न्स। शेयर मार्केट में ऑन एवरेज 2.5 साल में पैसा डबल होता है। 3 साल पकड़ के चलो, आप चेक करना रैंडमली कोई भी शेयर्स 3 साल के पहले का प्राइस, मतलब मेजोरिटी अच्छे हो जाते हैं। ये टाइमिंग इग्नोर करता है। कौन सा टाइमिंग, कि जो प्रॉफिट आगे में होगा उसको उतना वैल्यू नहीं होगा, और ये टाइम को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर लेके। तो ये क्लियर है क्या, तो ये पढ़ना आपको अच्छे से, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ये ऑब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ना है, कट टू कट एग्जाम में आने वाले हैं। अच्छा, अभी ये जो फाइनेंशियल मैनेज करना है अपने को, तो इसमें क्या क्या करना है, 3 प्रकार के डिसीजन लेने पड़ते हैं। तीनों आईएमपी है, लिख कर रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। अच्छा, आप बता सकते हैं तीनों में फर्क क्या है, बहुत सिंपल है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंस डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। बोलो क्या क्या करना है आपको। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अपन ने नोट्स में लिखा है ना आज, वो पहला देखो। नहीं, उसके ब्रैकेट में लिखा था, कैसे ढूंढेंगे वो। अपन ने आज जो पहला लिखा, क्या लिखा, अमाउंट रिक्वायर्ड ना। अमाउंट रिक्वायर्ड के लिए मैंने कहा था एक टॉपिक है,
अमाउंट रिक्वायर्ड किसके ऊपर डिपेंड है, कौन से प्रोजेक्ट आप हाथ में लेते हैं, कौन सा प्रोजेक्ट हाथ में लेना है जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो इसके लिए कौन सा टॉपिक है, कैपिटल बजटिंग। तो वही लिखा उन्होंने कि केयरफुल सिलेक्शन ऑफ वायबल एंड प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। ये भी आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है। पहले काम था पैसा ला के देना, दैट्स इट, और बैंक को लोन रिपे करते बैठो। अभी वैसा नहीं है, अभी आपका ऑब्जेक्टिव उन्होंने एक्सपांड कर दिया है। मतलब उन्होंने बोला कि भाई तुम डिसाइड करोगे कि कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट है, एंड उसके लिए कौन सा टॉपिक है, कैपिटल बजटिंग, जिसमें आपको आइडिया आएगा कि जो गिवन प्रोजेक्ट है उसमें से कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट है। सेकंड, फाइनेंस डिसीजन अपन ने लिखा है, क्या लिखा है बताओ, पैसा कहाँ से लाना है, चाहे कहीं से भी लाना है या जो चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस वहां से लाना है। हाँ बराबर है। एंड तीसरा, शोल्डर को फायदा कराना है। शोल्डर को फायदा करने के दो तरीके, एक वैल्यू में बढ़ा तो लेके आओ या फिर उनको डिविडेंड दो, तो इसको बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। तो ये तीनों फंक्शन में एक एक करके आपको बताने वाला हूं, एग्जाम में कंफर्म आते हैं। पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बोलो इन्वेस्ट कहाँ पे करते कंपनी, बताओ। इन्वेस्ट प्रॉफिट में करती है, प्रॉफिट तो आउटकम है ना। मैंने आपको 25 लाख रुपए दिया, मैंने कहा मेरे को इसका अमाउंट बढ़ा के दिखाओ 6 महीने में, तो तुम क्या करोगे 25 लाख को, घर पे रखोगे या किधर इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्ट करेंगे ना। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब वही है कि आपको सिलेक्ट करना है कौन से एसेट में हम पैसा इन्वेस्ट करें, इन विच फॉर्म विल बी इन्वेस्टेड बाय द फर्म। सिलेक्शन ऑफ एसेट का मतलब है नॉट एक्जैक्टली एसेट, प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, एसेट भी हो सकता है प्रोजेक्ट भी। अपन घर लेते हैं सोचते कि नहीं कौन सा घर लेना है ना, घर पे कार लेना तो भी सोचते हैं अपन, वैसे ही है। द एसेट्स ऑफ बिजनेस फर्म इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म एसेट लाइक फिक्स एसेट्स एंड शॉर्ट टर्म एसेट लाइक करंट एसेट। क्यों, क्योंकि फिक्स एसेट का मतलब है एसेट विच आर रिक्वायर्ड टू मेक प्रॉफिट। तो अगर फिक्स एसेट हमने अच्छे लिए तो प्रॉफिट क्या होगा, कंपनी का बढ़ेगा कि नहीं। तो फिक्स एसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने गलत एसेट लिए तो क्या होगा, उसका रिजल्ट बराबर नहीं होगा। काफी लोग बोलते हैं ना कि कंपनी के प्रोडक्ट खराब है, खराब क्यों, क्योंकि वो क्वालिटी उन्होंने मेंटेन नहीं किया, उनके मशीन खराब रहेंगे, मटेरियल खराब रहेगा, आई डोंट नो व्हाट विल बी द प्रॉब्लम। तो दो ऑब्जेक्टिव है। तो सिलेक्शन ऑफ फंड्स का मतलब क्या है, कौन से एसेट लेना है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, दैट विल yield रिटर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, whereas in short term asset which are those assets which are easily converted to cash within the accounting period। तो तीन तरह के एसेट्स उन्होंने बोला है, पहला है लॉन्ग टर्म एसेट्स जिसको बोलते हैं फिक्स एसेट, दूसरा करंट एसेट एंड तीसरा शॉर्ट एसेट। ये है ना, शॉर्ट मतलब जो मेरे को विद इन 1 ईयर पे करना है, मेरे इमीडिएट लिक्विडिटी है, मेरे को 3 महीने में पेमेंट करना है, तो ये है। अच्छा, हाउ यू डिफाइन करंट एसेट्स, करंट एसेट का मतलब क्या है, बैंक एग्जाम्पल है। करंट एसेट का मतलब है विच कैन बी कन्वर्ट टू कैश विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो डेटर्स, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, कैश, बैंक, बराबर ना, एडवांस इज गिवन टू एम्प्लॉय, तो इसको बोलते हैं करंट एसेट्स। एंड व्हाट डू मैं फिक्स एसेट, जिस एसेट से प्रोडक्शन बढ़ता है, इनकम बढ़ता है, उसको बोलते हैं हम फिक्स एसेट। उसको हम क्या बोलते हैं, तो आपके पेरेंट्स ने और एक घर लिया, फिक्स एसेट है कि नहीं, वो है, इनकम बढ़ेगा, यस ऑब्वियसली, उन्होंने अगर लेट आउट किया तो इनकम बढ़ने वाला है। तो पहला डिसीजन कौन सा है बोलो, सिलेक्शन ऑफ एसेट। दो तरह के एसेट्स हैं, तीन तरह के वैसे, फिक्स एसेट, करंट एसेट एंड शॉर्ट टर्म एसेट। दूसरा, द लॉन्ग टर्म डिसीजन आर नोन एज अ कैपिटल बजटिंग। जो मैंने आपको कहा था ना, अपन ने लिखा है कि मेरे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, वो कैसे पता चलेगा, कैपिटल बजट पता चलेगा। वेरी शॉर्ट टर्म डिसीजन आइडेंटिफाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो मेरे को दोनों फाइनेंस के लिए अलग अलग टेक्निक्स है। लॉन्ग टर्म फंड मेरे को चेक करना है कि कौन सा बजट में पैसा डालना है, तो कौन सा टेक्निक है, कैपिटल बजटिंग। एंड मेरे को डे टू डे पैसे के लिए, पर्पस के लिए पैसा चाहिए, हाँ, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है, लिख के रखना, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। कैपिटल बजटिंग में भी डिफाइन एज ए लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर मेकिंग
फाइनेंशियल प्रपोज कैपिटल आउटले, देखो क्या लिखा है, हम डिसाइड करते हैं ना कहाँ पे कितना पैसा लगाना है। अच्छा मेरे को बताओ, लेट से आपने डिसाइड किया कि मॉल बनाना है, 100 करोड़ का खर्चा है, वो एक दिन होता है या स्टेप बाय स्टेप होता है? स्टेप बाय स्टेप, वही बोला है लॉन्ग रेंज। इन अदर वर्ड, कैपिटल बजटिंग मीन्स द लॉन्ग रेंज प्लानिंग ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड्स among the various investment proposal. Another important element of capital budget decision is the analysis of risk and uncertainty. मतलब जो कैपिटल बजटिंग मैंने कहा उसका पर्पस क्या है कि जितने भी प्रपोजल्स है उसमें से सिलेक्ट करना है कौन सा बेस्ट प्रपोजल है। खाली बेस्ट होके मतलब नहीं है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी भी देखना जरूरी है। जैसे चंद्रयान 3 मोस्ट पावरफुल प्रोजेक्ट है, कोई इंडिया में कंपटीशन नहीं है, बट नुकसान हो गया तो 600 करोड़ पानी में। मैं क्या बोला, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको रिस्क एंड अनसर्टेनिटी भी देखना है। सिंस द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल कैन बी डिराइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड टाइम इन फ्यूचर, द कैपिटल बजट डिसीजन शुड बी इवैल्यूएटेड इन रिलेशन टू रिस्क एसोसिएटेड विद इट। ओके, अभी देखो यहाँ पे पूरा डिस्कशन कैपिटल बजटिंग का हो रहा है, क्योंकि जब भी आपको एसेट खरीदना है कौन सा टूल यूज होगा? कैपिटल बजटिंग टेक्निक, जहाँ पे अपन चेक करेंगे कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं, कौन सा मार्ग अपने लिए आसान है जिससे हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं या एसेट ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट बोला कि आपको बस इन्वेस्ट करते समय आपको चेक करना है उसमें रिस्क कितना है, अनसर्टेनिटी कितना है। अभी लास्ट पॉइंट क्या दिया है? On the other hand, finance manager also responsible for managing the working capital also. मतलब लॉन्ग टर्म फंड्स भी आपको मैनेज करना है, शॉर्ट टर्म भी आपको करना है। अच्छा, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल लिख के दिया मैंने, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये भी पैसे, मतलब अपने को दो तरह के पैसे लगते हैं, एक लॉन्ग टर्म मनी रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट, दूसरा शॉर्ट टर्म फंड्स आई नीड टू पे ऑफ माई वर्कर्स पेमेंट, क्रेडिटर्स पेमेंट, लाइट बिल, टेलीफोन बिल, जो भी टैक्सेस सब पे करने के लिए। Working capital constitutes an integral part of financial management. The finance manager has to determine the degree of liquidity that firm should possess. बोलो, what is meaning of liquidity? बोलो आपके हिसाब से लिक्विडिटी क्या है? What is meaning of liquidity आपके हिसाब से? बोलिए, सॉरी, डेट। लिक्विडिटी का मतलब है जैसे मैंने आपको 500 रुपये बोरो किए थे कल, मैंने कहा आज दे सकते हैं आप, जिसके पास है वो देगा। सपोज आप तीनों के पास है, इनकम नहीं है, तो आई से देयर लिक्विडिटी इज पुअर, बिकॉज उन्होंने मेरे को 2 दिन का कमिटमेंट दिया था बट उन्होंने टाइमली नहीं दिया। उनकी जेब में भी 200 रुपये जो दाची से मेरे को देने वाले हैं, तो 300 ही बैलेंस बचेगा। भाग्यश्री कितना बचेगा? 300। अभी रिकॉर्ड हुआ बोलना उसके आपने कब दिए, ठीक है। सो तो लिक्विडिटी का मतलब है एबिलिटी ऑफ फर्म टू पे मनी ऑन टाइम। व्हाट इज लिक्विडिटी? जैसे कुछ दोस्त बोलते हैं ना कि यार मैं भाग के थोड़ी जाने वाला हूं, बोलते कि नहीं? तो मैं बोलता नहीं, मैं मेरे को भाग के जाना है इसलिए अर्जेंट फॉलोअप ले रहा हूँ, उल्टा बोलने का मन है। बोलते ना, अरे क्या 50,000 मांग रहा है, मैं थोड़ी भाग के जाने वाला हूँ। बोले अरे मेरे को भाग के जाना है, आई नीड फंड्स, तू नहीं जाएगा, मेरे को जाना है ना। तो लिक्विडिटी का मतलब एबिलिटी टू पे, ऐसे कि मैं पे तो करने वाला हूं बट दूंगा ना, 1 साल बोला 4 साल में दूंगा। तो बोलेंगे कि लिक्विडिटी है? नहीं। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट रिफर्स टू ट्रेड ऑफ बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? जरा ध्यान से सुनना क्या लिखा है। सी, लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब कैसा? ध्यान से सुनना। आपके पास 100 करोड़ रुपया है, कितना है? 100 करोड़ रुपीज है अपने पास।
आपने लिक्विड अपने घर पे रखा 80 करोड़ एंड 20 करोड़ इन्वेस्ट किया है, एंड यहाँ पे 20 करोड़ का लिक्विडिटी है एंड 80 करोड़ इन्वेस्ट हुआ है। बताइए प्रॉफिट हाई कहाँ पे होगा? आपके हिसाब से कहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा होगा? 80 करोड़ इन्वेस्ट किया, लिक्विडिटी होगा इन्वेस्ट, यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, क्योंकि जितना भी इन्वेस्ट करेंगे रिटर्न्स क्या होंगे बताओ। एज्यूम करिए 100 करोड़ है, आपने इस बंदे ने 80 करोड़ बैंक में रखे लिक्विड फंड्स एंड 20 करोड़ शेयर मार्केट में है, एंड आपका 80 करोड़ शेयर, आपका उल्टा है, आपका 80 करोड़ शेयर मार्केट में है, तो इसमें आपका लिक्विडिटी अफेक्ट हुआ है बट प्रॉफिटेबिलिटी हायर है, तो ये दोनों साथ में नहीं चलते, कॉन्फ्लिक्ट है। अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने जाओगे तो इन्वेस्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, इन्वेस्ट ज़्यादा किया तो मेरे पास बैलेंस कम रहेगा, लिक्विडिटी क्या हो जाएगी? कम। एंड इफ आई कीप मोर लिक्विड मनी विथ मी देन आई वोंट हैव मनी टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस, बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया तो मेरा बिजनेस ग्रो नहीं होगा। तो वही लिखा है कि बिजनेस का जो लिक्विडिटी है एंड प्रॉफिटेबिलिटी वो एक दूसरे से क्या है? कनेक्ट है। लिक्विडिटी बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या होगा बोलो? कम। क्यों? मेरे इन्वेस्टमेंट भी कम होगा ना, एंड लिक्विडिटी कम होगा मतलब क्या? कैसे? मैं इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहा हूँ, आपको लिखना तो लिख के रखना ही है, ये एग्जाम में पूछते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन मेक अ नोट, ऑनलाइन आपके पास भी ऑप्शन है। हो गया? चलो, insufficient funds in current asset results in inadequate liquidity एंड possessing एक्स्ट्रा फंड क्या होगा? प्रॉफिट कम होगा। तो आपको ये प्रॉपर बैलेंस करके रखना पड़ता है। जैसे आपके पेरेंट्स के पास जो भी पैसा है उन्होंने कुछ ऐसा पैसा रखा रहेगा जो हम कभी भी निकाल सकते हैं, एंड कुछ पैसा ऐसा रहेगा जो जल्दी निकाल नहीं सकते, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट रहेगा, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इन ऑर्डर टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव द फाइनेंस मैनेजर must equip himself with a sound technique of managing current asset like cash, receivable and inventory। तो आपको ये सही तरह से, रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब क्या है? क्योंकि डेटर्स को ज्यादा क्रेडिट दिया तो अपना लिक्विडिटी क्या होगा? अफेक्ट होगा, कम दिया तो ज्यादा पैसा आएगा। सो अगर इन सबको अपने बराबर मैनेज किया तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये अपन ने क्या पढ़ा? पहला डिसीजन, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बोलो क्या क्या करना है बताओ इसमें। जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया वो आपको लिखना है। सबसे पहला सिलेक्शन ऑफ एसेट, सेकंड एलोकेशन ऑफ फंड अमंग्स वेरियस इन्वेस्टमेंट, एनालिसिस ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, देन मैनेजिंग रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी, इन सबका बैलेंस रखना जरूरी। तो ये काम है, ये पहला है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या क्या करना है? सही जगह पे इन्वेस्ट करना है, पैसा सही तरह से लेके आना है, उसका सही एलोकेशन करना है। अब ये कैसे होगा, उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये सब तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में पहला टेक्निक यूज होता है कैपिटल बजटिंग टेक्निक, जिससे आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा बजट मेरे लिए बेस्ट है। सेकंड है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो मैं पैसा बाहर से लेके आऊंगा ना उसका कितना कॉस्ट है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तीसरा मेजरिंग रिस्क, आपका एक टॉपिक है रिस्क एंड रिटर्न्स करके। तो मैं जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें रिस्क ज़्यादा रहेगा तो रिटर्न्स भी क्या होने चाहिए? ज़्यादा। रिस्क कम रहेगा तो कम। तो रिस्क जितना रहेगा उसके सब रिटर्न मिलने चाहिए। नेक्स्ट लिक्विडिटी एंड करंट एसेट को मेंटेन करना है, क्योंकि लिक्विडिटी इतना भी कम नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि अपने को अपने खर्चे अपन सबको टाइमली देने चाहिए। लिक्विडिटी कितना होना चाहिए बताओ?
इट शुड बी इनफ टू पे ऑफ ऑल एक्सपेंस ऑन टाइम एंड प्लस समथिंग एक्स्ट्रा फॉर कॉन्टिजेंसीज। बहुत ज़्यादा लिक्विड के मतलब नहीं है। उसके बाद एक्सपेंशन करना है या कम करना है। कोविड में अपन ने कॉन्ट्रैक्शन किया था, कोविड के पहले अभी हम क्या लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं। तो ये भी इन्वेस्टमेंट होता है ना। सी काफ़ी बार अपन शेयर बेचते भी कि नहीं, वो भी एक डिसीजन है फाइनेंस का कि भाई अभी ये बराबर नहीं बेच दो। तो लोग फैक्ट्री बेचते कि नहीं, तो वो भी डिसीजन ही है ना। वो बेच के हम नया कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, या फिर एक डिसीजन लेना पड़ता है कि मेरे को एसेट लेना है, मेरे पास 5 करोड़ है, मैं एसेट खरीद भी सकता हूँ या रेंट पे भी ले सकता हूँ। तो खरीदने का ज़्यादा फायदे का है या रेंट पे लेके आने का ज़्यादा फायदे का है। ओके, नाउ ये किसके ऊपर डिपेंड है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन किसके ऊपर डिपेंड है। पहला, कैपिटल इज अ स्केयर रिसोर्स एंड सप्लाई इज वेरी हाई, द कॉस्ट ऑफ सप्लाई इज वेरी हाई, आई एम सॉरी। ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन नीड टू बी मेड टेकन टू कंसिडरेशन फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला, estimation of capital outlay and future earning of proposed project focusing on the task of value engineering and market forecasting। तो आपको मार्केट सही तरह से फोरकास्ट करके देखना है कि कितना इन्वेस्ट करना जरूरी है एंड कितना रिटर्न आ सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड मेरे को बाहर से कितना पैसा लाना पड़ेगा, उसका कॉस्ट कितना होगा, उतना मैं ईएमआई भर पाऊंगा क्या। चलो मैं लोन तो लेके आ जाऊंगा 100 करोड़ का, बट उतना सेल्स है क्या ईएमआई भरने के लिए। मतलब खाली मेरा बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, मेरे को 10 करोड़ का लोन मिल रहा है, बट 10 करोड़ का ईएमआई आएगा लेट से 1 लाख रुपया। कितना आएगा, एक नहीं ज़्यादा आएगा, 7-1 लाख रुपया आएगा। तो इतना मैं ईएमआई भर सकता हूँ क्या, वो भी देखना है। देन अ स्टैंडर्ड सेट बाय विच टू सिलेक्ट द प्रोजेक्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड मैक्सिमम रिटर्न्स। मतलब क्या क्राइटेरिया होने चाहिए जिसमें हम प्रोजेक्ट को क्या करें, एक्सेप्ट करें, ये भी डिसाइड करना क्या है, जरूरी है। तो दैट्स इट गाइस, आज अपन इतना ही करते हैं। तो आज अपन ने स्टार्ट किया स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आगे धीरे धीरे इसको कंप्लीट करेंगे। अभी आपको घर पे करना क्या है, जहां जहां पे पॉसिबल है ना, जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, राइट डाउन फ्यू पॉइंटर्स। सेकंड, इस पे तो जहां जहां मैंने क्या क्या जो जो कवर किया ना, कल सब पॉइंटर्स लिख के लाना है। मतलब आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। अभी से की पॉइंट निकाल के रखो उसमें, क्योंकि अगेन ये एटलीस्ट इंटरेस्टिंग थ्योरी है, बट पॉइंटर रहेंगे ना आप अच्छे से लिख पाते हो। सो मेक श्योर अपने जो पढ़ा है बिजनेस फाइनेंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कुछ कुछ पॉइंटर्स आपको लिख के लाना है। ये पॉइंटर्स का आपको फायदा क्या होगा कि आपके लिए वो बाद में घर पे लिखने के लिए, एग्जाम में लिखने के लिए आसान होगा। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं ब्रेक के बाद।